हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है देश के बड़े शहर कोरोना से बच नहीं पाए तो क्या गांव बच पाएंगे? यह बड़ा सवाल भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसे लेकर के चिंतित हैं। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के संग बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देश के गांवों को कोरोना के संकट से दूर रखना है। ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि देश की 69% आबादी गांवों में ही तो रहती है और अब देश के कोरोना प्रभावित बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे से लाखों की तादाद में मजदूर संक्रमण के खतरे के बीच गांव लौट रहे हैं। शहरों में बड़े अस्पताल होते हैं, आईसीयू, वेंटिलेटर, तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, लेकिन क्या भारत के गांव कोरोना रोकने के लिए तैयार हैं? 3 राज्यों से 4 संवाददाताओं ने घंटी बजाकर सरकारों को सजग करने वाली रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए और सहमत हो तो जोरदार घंटी बजाइएगा। बनारस। कहाँ से आ रहे हैं? हजारीबाग। जैसे बन रहे हैं वैसे जाएंगे सर। कितने दिन का बच्चा? ये 2 साल का है सर। ये इस तरह साइकिल से छत्तीसगढ़ लेके क्या करें सर? जोधपुर से आ रहा हूँ, मेरे को बलिया जाना है। साइकिल से जा रहे हैं। कितने किलोमीटर करीब चल लियो आप लोग? 5-6 किलोमीटर हो गए। थक जैसे गए तो अपना वहाँ रोक दिए, विश्राम किए। कंधे में टांग के आए हैं। कहीं जो गाड़ी मिल जाए तो बैठा दे, नहीं उतार दे, कहीं जाओ रेंगो। मजबूर है, पैसा पास होता नहीं, गाड़ी वाले बैठाते नहीं। सरकार हमारा तो कुछ कर नहीं रहा है। शुरू में राशन भी मिल रहा था, अभी 1 महीने से राशन अभी नहीं मिल रहा है। क्या डर लगेगा? भूखे प्यासे हैं तो क्या करें, अपने गाँव में जा रहे हैं। चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे साइकिल हो, जहां भी जैसे भी किसी को लिफ्ट मिल रही है, लोग चढ़ जा रहे हैं। सर डर तो लगता है, लेकिन अब क्या करें, उस डर से तो ये डर सही है। The person you are calling is currently busy. Please call again. जो नंबर दिए गए हैं, चाहे वो बिहार सरकार की तरफ से हो, झारखंड सरकार की तरफ से हो, ये नंबर काम नहीं करते हैं। किरदार नंबर 1, 750 किलोमीटर पैदल चलता हुसैन। पैर के इन जख्मों को देख सिर्फ उफ मत करिएगा, देखिएगा, क्योंकि आपको देखना जरूरी है। ये जख्मी पैर हुसैन के हैं। हुसैन कौन? वही नौजवानी की दहलीज पर खड़ा बच्चा जो राजस्थान के जयपुर से 750 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपने गांव पैदल लौटते हुए अपने पैर छिलवा चुका है। किरदार नंबर 2, बच्चे को टांग कर गांव लौटते रही। साइकिल पर पिता की पीठ पर गमछे से बंधा हुआ बच्चा। उत्तर प्रदेश के भदोही से पश्चिम बंगाल की वर्धमान जिले की दूरी 619 किलोमीटर है। रहीम 619 किलोमीटर दूर अपने गांव साइकिल से बच्चे को बांधे, पत्नी को पीछे बच्चे के साथ कैरियर पर बैठाए चले जा रहे हैं। रास्ते में वही वहाँ तो खाने की दिक्कत हो रहा था, इसलिए साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल से किरदार नंबर 3, जख्मी पैरों से पैदल चलती शांति देवी। पैरों में पायल और पायल वाले पैरों में मजबूरी का जख्म। शांति देवी पश्चिम बंगाल की वर्धमान से 1234 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद अपने गांव पैदल लौट रही हैं। खाना 2 दिन पहले खाया था। अब क्या करें, मजबूरी में पैदल चलना पड़ा। कितने दिन में पहुंचेंगे बाबा? आप तो 7 दिन से चले आ रहे हैं। मुरादाबाद तो अभी भी बहुत दूर है, अभी तो आप बिहार में हैं। बिहार के बाद यूपी शुरू होगा, फिर आप मुरादाबाद दूसरे हिस्से में। अब भाई क्या करें, अब तो हम तो ये सोच रहे ना, मेरा पार है हमारा पार। अब छोटे छोटे बच्चे हैं,
क्या करें हम? क्या करे का जवाब कौन देगा? देखिए किरदार नंबर 4, कंधे पर बच्चे को बैठाकर लौटते विजय। कंधे पर बच्चा, हाथ में बची खुची अमानत की पेटी। घर हजारीबाग से 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बनारस के गांव में। बच्चा लेके आप पहुंच जाएंगे बनारस तक? वहाँ कोई मिल जाएगा वाहन तो चले जाएंगे, नहीं वहाँ तो पैदल चले जाएंगे 4-5 दिन। खाना खाया आपने? हाँ, बिस्कुट दिया एक ने, खाना भी खा लेते बना के। बच्चे की तबीयत ठीक है? हाँ। आया बच्चे ने? हाँ, बिस्कुट खाया, पानी पिया भी, अब आगे खाएंगे। कोई मदद मिल रही सरकार से? आपने फोन किया था जहाँ बनारस में यूपी सरकार के लिए जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया गया? हाँ, वो सब दिया, वो सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फोन उठ रहा है कि नहीं? फोन ही नहीं उठ रहा है। इसी तरह गोद में सोनम बानो अपनी दूधमुही बच्ची को लेकर आंधी तूफान के बीच पैदल चलती जा रही है। लेकिन आज आपको ये जानना जरूरी है कि आप संक्रमण के खतरे की आंधी इसी तरह शहरों से गांव तक पहुंचेगी। सिर्फ 5 बड़े शहरों में ही देश के कोरोना के 50% मामले हैं। मुंबई में देश के कोरोना के 20% मरीज अब तक हैं। दिल्ली में देश के कोरोना के 11% मरीज हैं। अहमदाबाद में देश के कोरोना के 8% मरीज हैं। भारत के 6% कोरोना के मरीज अकेले चेन्नई से हैं और देश के 5% कोरोना मरीज अकेले पुणे शहर से। और चिंता की बात यही है कि भारत के कोरोना प्रभावित बड़े शहरों, महानगरों से बेहद खतरनाक तरीके से रोज लाखों नागरिक गांवों की तरफ कूच कर रहे हैं। क्योंकि कभी गांव से शहर रोजगार के लिए आए ग्रामीण अब लॉकडाउन में शहर से सीधे गांव लौट जाना चाहते हैं। इसके लिए भले लाठी खानी पड़े, जैसे सूरत के कीम रेलवे स्टेशन पर चली, जहां हर मजदूर चाहता था कि बस कोई साधन मिल जाए, गांव चले जाएं। पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। एक रिसर्च बताती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूरी करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या देश में 5 करोड़ 60 लाख है। यही कारण है जब शहरों में कोरोना को कंटेनमेंट जोन के भीतर कैद करके सरकारें राहत की सांस लेना चाहती हैं, तब शहरों में रोजगार ढलान पर आने के कारण तेजी से गांव लौटते मजदूरों की रफ्तार एक सवाल पैदा करती है। शहर बच नहीं पाए तो क्या गांव कोरोना की रफ्तार से बच जाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि वो बीमारी अपने घर को परोसने आ रहे हैं, अपने घर को मौत लेके आ रहे हैं, मौत के सौदागर बन करके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कोरोना संक्रमित शहरों के बीच से गांव लौटते मजदूरों को उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बेहद संवेदनहीन होकर मौत का सौदागर तक बोल चुके हैं। इसका कारण क्या है? अभी 3 तरीकों से मजदूर शहर से गांव आ रहे हैं। सरकार की चलाई श्रमिक ट्रेन के जरिए, सरकारों की चलाई बसों से, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूर लौट रहे हैं ट्रकों में भेड़ बकरी की तरह बैठकर, सड़क पर पैदल या किसी और साधन से। 12 मई सुबह 9 बजे तक के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 542 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देश में मजदूरों को उनके गांव घर पहुंचाने के लिए चल रही हैं। 448 ट्रेन मजदूरों को उनके गांव के करीबी शहर तक पहुंचा चुकी हैं। 94 श्रमिक ट्रेन मजदूरों को गांव के करीब पहुंचाने वाली हैं। अब तक देश में 6,48,000 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गांव पहुंच गए हैं। लेकिन मजदूर ट्रेन से गांव पहुंचे या सड़क के रास्ते, मजदूर ट्रकों में भरकर गांव पहुंच रहे या साइकिल चलाकर, तो क्या संक्रमण के खतरे से गांव सुरक्षित हैं? यह आज आपको संवाददाता रणवीर, संवाददाता संजय त्रिपाठी, आदर्श सिंह और निधि श्री की ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखते हुए, घंटी बजाते हुए समझना है, सरकारों को जगाना है। शहर छोड़कर गांव जा रहे मजदूर आपने अभी देखा।
अब समझते हैं कि गांव पहुंचते मजदूरों से संक्रमण के खतरे की आशंका को रोकने का क्या इंतजाम है। क्या यह सिस्टम मुकम्मल है, परफेक्ट है, या फिर सुधार की फौरन जरूरत है। पहली तस्वीर, फटे ग्लव्स पहनकर गांव पहुंचे मजदूरों को समझाने जाने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता। दूसरी तस्वीर, कोरोना संक्रमित शहर से लौटे मजदूरों को जांचने के केंद्र पर चारों तरफ पहले इस्तेमाल किए हुए दस्ताने और मास्क। तीसरी तस्वीर, शहर से गांव आने पर कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज के वार्ड में फैली गंदगी, बिखरे कपड़े और चादर। चौथी तस्वीर, शहर से गांव पहुंचे कोरोना संक्रमित व्यक्ति का गांव सील हुआ, लेकिन लोग घूम रहे, कोई देखने वाला नहीं। और आंकड़े बताते हैं, बिहार में स्वास्थ्य सचिव के दावे के मुताबिक सोमवार को 40 लोग वो कोरोना पॉजिटिव निकले जो शहरों से गांव लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में शहर से गांव लौटे 52 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर उत्तर प्रदेश में ही अकेले शहर से गांव लौटे 52 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो क्या गांवों में खतरा नहीं है? क्या शहर से गांव लौटते मजदूरों की जांच ठीक से नहीं हो पा रही? संवाददाता संजय त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह इसका जवाब पूछा है। तो छुप के आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं या जैसे भी आ रहे हैं, उनका भी अब गांव सभा के स्तर से सूचना प्राप्त होने पर उनको हम सीधा या तो वहाँ के लोकल प्राइमरी स्कूल में डाल देते हैं और या तो उनको क्वारंटीन शेल्टर वाले जहाँ हमारे सब जो लोग आ रहे हैं उसमें हम डाल देते हैं। शहर से गांव पहुंचने वाले मजदूरों की जांच कैसे होती है, इसकी कमान संभाली संवाददाता आदर्श सिंह ने। भारत की लगभग 69% आबादी अब भी ग्रामीण इलाकों में रहती है। प्रवासी मजदूरों के वापस लौटने के साथ ही गांवों की दहलीज पर कोरोना वायरस के आने का खतरा भी बढ़ गया है। झारखंड के पलामू के सरकारी अस्पताल का कोरोना कंट्रोल रूम, जहां लिखा है मास्क उपलब्ध नहीं। यहाँ पर वो मजदूर खड़े हैं जिन्हें सरकार बस में बैठाकर राजस्थान से लाई। इन मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, यानी सिर्फ शरीर का तापमान जांचा जाता है। फिर हाथ पर होम क्वारंटीन की मुहर लगाई जाती है तारीख के साथ। किसी को 18 मई, किसी को 19 मई तक घर में रहने की मुहर लगा दी। रजिस्टर में नाम पता नोट किया और फिर समझा दिया घर जाना, शांति से रहना। 14 दिन तक घर में रहना है, घर के अन्य परिवारों से अलग रहना है 14 दिन तक, और बाहर में कहीं नहीं। लेकिन इसी पलामू में आदर्श सिंह ने देखा ऐसा स्वास्थ्य केंद्र भी, जहां बाहर से आए मजदूरों की जांच के नाम पर भारी संक्रमण का खतरा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। जिलों में ऐसे ही केंद्र बनाए जाते हैं। अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पलामू जिले का प्रवासी मजदूर भाइयों का स्वागत के लिए एक बोर्ड लगा है, और ये पलामू का वो सेंटर है जहाँ पर सबसे पहले मजदूर आते हैं। और यहाँ पर अगर आप व्यवस्था देखें तो ये मास्क है। आमतौर पर ग्लव्स और मास्क, चूंकि कोरोना ऐसे ही फैलता है, ऐसे ही लोगों से फैलता है। दूसरे में अगर कोई जो चीज़ है, मास्क है या ग्लव्स है, उससे आगे फेंका जाए तो ऐसे ही फैल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि एक मास्क आपने देखा। अब अगर आप कैंपस में घुसें तो ये देखिए, ये कैप है सर का। इससे ठीक आगे बढ़ें तो दूसरी कैप है यहाँ पर, और इसके साथ साथ मास्क, जो हैंड ग्लव्स हैं, उसके चीज़ें फेंकी गई हैं। इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक मास्क फेंका गया है। मजदूरों को गांव लौटने पर मुहर लगाकर उन्हें घर भेज देते हैं, तो फिर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जिम्मा होता है इन लोगों के घर जाकर लगातार निगरानी करना। लेकिन ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता तो खुद ही लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की शिकार हैं। होया है इसको, फट गया, ये फटा हुआ है सर, फट गया। बताइए, हम लोग पहन भी रहे हैं तो तुरंत फट जा रहा है, तो हम लोग को कम से कम पर डे के हिसाब से, पर डे नहीं तो दूसरा दिन भी हम लोग को चाहे मिलना चाहिए, उसके हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। ये फटा हुआ दस्ताना अब आप पहनेंगी? क्या करेंगे तो सब नहीं देंगे तो ही ना पहन के निकलेंगे। जितना भी ब्लॉक्स मिला था पहले से वो भी फटा हुआ था। आपने भी धुल के पहना है? हाँ, हम लोग भी धुलिया के पहन रहे हैं। देखिए, ये सब पूरा फट जा रहा है सर। जिन प्रवासी मजदूरों को लेकर गांव में आ रहे हैं, वहां पर उनकी सेवा के लिए ऐसे सैया और आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, और इनकी आवाज़ आप सुनिए, समझिए कि ये इन ग्रामीण इलाकों में सेवा करने के बाद इन फटे हुए दस्तानों के साथ ऐसे मरीजों के पास जाती हैं जो संदिग्ध मानकर क्वारंटीन किए गए थे, और घर पर उनकी देखरेख के लिए आती हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई मजदूर इन्हीं में से बाद में कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो क्या ये स्वास्थ्य कर्मचारी
फटे दस्ताने और गिनती के मास्क के सहारे बच पाएंगे? नहीं बच पाते। तभी तो संवाददाता निधि श्री ने जब बिहार के आरा में सरकारी अस्पताल जाकर पड़ताल की तो पता चला कि एक कोरोना मरीज के संपर्क में आकर कई स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए और उसके बाद ये हाल है सरकारी अस्पताल का। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य कर्मी या कोई भी मरीज फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 18 अप्रैल को यूपी से एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में यहाँ आए जिनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई और उसके बाद इसी में उनको भर्ती कराया गया। अब जरा तस्वीर देखिए कि ये जो वार्ड है, जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर 10 से ज्यादा बेड लगाए गए हैं, इसकी स्थिति क्या है? ये कुछ इस तरीके की स्थिति है। देखिए कि एक साथ ये सभी जो चादर है ये यहीं रखा हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति को वो संक्रमित हो गए, उनके साथ साथ 3 और स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए, 2 स्वीपर जो सफाई कर्मी थे वो भी संक्रमित हुए, 5 लोग और उनके संपर्क में आए जो संक्रमित हो गए और फिर ये देखिए जो जहां था उसको उसी अवस्था में छोड़कर यहाँ से फिर चले गए। और इस स्वास्थ्य व्यवस्था के भरोसे हैं गांव, जहां प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित निकलने लगे हैं, जो ट्रक से, पैदल, टेम्पो में भरकर, साइकिल चलाकर अपने अपने गांव बिना किसी जांच के लौट रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में महाराष्ट्र से पैदल आए 12 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रायबरेली में महाराष्ट्र से एम्बुलेंस करके लौटे 3 लोग कोरोना मरीज मिले। मिर्जापुर में अपने साधन से लौटे 3 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चित्रकूट में महाराष्ट्र से पैदल और बाइक चलाकर लौटे 3 मजदूर को कोरोना हुआ मिला है। सरकार इस बात को अच्छे से समझ रही है कि प्रवासी मजदूरों के आने से गांवों और कस्बे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में यह तय किया गया है कि कोरोना मरीजों की संख्या जारी करते वक्त प्रवासी मजदूर अगर कोरोना संक्रमित निकलते हैं तो उनकी संख्या अलग से बताई जाएगी। तो ये बात आपने हमारे संवाददाताओं के साथ अब तक बखूबी समझ ली होगी कि संक्रमण शहरों से गांव पहुंच रहा है और गांव में शहर जितनी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत तो है नहीं। कुछ लोगों के मन में अब भी सवाल होगा कि आखिर ये गांव के लोग कमाने शहर आए तो कुछ दिन रुक क्यों नहीं जाते? क्यों गांव कोरोना के खतरे के साथ जा रहे हैं? संवाददाता रणवीर लखनऊ से इसकी जानकारी अब आपके साथ साझा करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। किराए पे नहीं लिए, किराया लेने के लिए आगे जा रहे हैं, तो मिल जाए तो अच्छा है। मैं इस वक्त लखनऊ के शहीद पथ पर मौजूद हूं और मैं जब यहां पर गुजर रहा था तो कुछ लोग यहां मुझे मिले। कितने लोग हैं? 30 लोग। यहाँ लखनऊ के रहने वाले कहीं और से? नहीं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले लखनऊ कमाने के लिए आ रहे हैं। खाने पीने का सुविधा नहीं है, काम धंधा भी नहीं है, खाने पीने की दिक्कत होगी इसीलिए जा रहे हैं। अपना बाल बच्चा छोड़ के आए गांव में, अपना बाल बच्चा गांव में छोड़ के आए तो इसलिए अपना गांव जा रहे हैं। जहाँ तक लिफ्ट मिल जाएगी वहाँ तक इससे जाएंगे, उसके बाद अगर पैदल जाना होगा पैदल जाएंगे, ट्रक से लिफ्ट मिलेगी ट्रक से जाएंगे। यानी कि कोई निश्चित साधन नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इतना बड़ा रिस्क लेकर लखनऊ से छत्तीसगढ़ की यात्रा करते ये मजदूर किसान सरकार पर अविश्वास जता रहे हैं। काम वाम तो सब बंद है। शुरू में राशन भी मिल रहा था, अभी 1 महीने से राशन भी नहीं मिल रहा है, तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यहाँ रह कर क्या करेंगे? साइकिल से कैसे जाएंगे? साइकिले से जाएंगे। अभी कितने दिन का बच्चा? ये 2 साल का है सर। ये इस तरह साइकिल से छत्तीसगढ़ लेके जाए? क्या करें सर, भूख तो ऐसे भी मर रहे हैं यहाँ रह के, अब वही रोक लेगा, क्या करेंगे सर, वही रुक जाएंगे। डर नहीं लगता आप लोगों को? क्या डर लगेगा, भूखे प्यासे हैं तो क्या करें, अपने गाँव में जा रहे हैं। कहाँ कोई खाना दिया सर, जब से हम खरीद के खाएं। एक बार बस कलेक्ट्रेट को फ़ोन किए तो एक बार हमको खाना राशन मिला, वो भी 2 किलो चावल 2 किलो आटा, उसके बाद आया नहीं, तो अब कहाँ तक हम खरीद के खा लेंगे। मजदूरों की मजबूरी के हालात देखने हों तो मेरे इस अगल बगल की तस्वीर देखिए। ये लखनऊ का शहीद पथ है और यहाँ पे एयरपोर्ट का मोड़ है और इस जगह पर आप देखिए कि चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे साइकिल हो, जहाँ भी जैसे भी किसी को लिफ्ट मिल रही है लोग चढ़ जा रहे हैं। ये एक ट्रक आई और ट्रक वाले ने यहाँ पर लोगों को चढ़ाने की कोशिश की और लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है, और जिसको जहाँ जैसे जगह मिली वो चढ़ गया। इस मजबूरी में आप लोग को पलायन करना? सर खाने को नहीं मिल रहा था, 1.5 महीने से लॉकडाउन के चक्कर में बंद बैठे पड़े रहे रूम में। ओटीपी दे देते हैं, मैसेज राशन के दे देते हैं, बस और कुछ नहीं साहब, इसलिए वहाँ से हम लोग को निकलना पड़ा।
मुमकिन है कि कुछ दर्शकों के मन में अब भी सवाल हो कि सरकार तो हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुकी है, तो पैदल गांव लौटते लोग क्यों नहीं मदद ले रहे सरकार से। इन दावों का सच संवाददाता आदर्श सिंह से जान लीजिए। अब ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से बिहार के लिए निकले। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। आदर्श सिंह पूछते हैं, सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर दिए उन पर संपर्क क्यों नहीं किया। इन नंबर पर किए थे, 2 बात बोला, बहुत नंबर आता है, कॉल आता है, कितना की व्यवस्था करेंगे। अनंत कुमार के इस दावे को जांचने के लिए आदर्श सिंह ने खुद बिहार सरकार का हेल्पलाइन नंबर उन्हें दिया, कॉल करने को कहा। 77398111 फिर 1। The person you are calling is currently busy. Please call again later. अभी आपने जो नंबर मिलाया था इसे फिर से मिलाइए आप। किसका सलाम है, आपका स्वागत है। अभी आपको बिहार जाने के लिए जानकारी लेनी है ना। एक वेबसाइट है, उस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा सर, तभी आप जा सकते हो। तो सब भराया था ऑनलाइन, कुछ नहीं हुआ था। सर ये इमरजेंसी सेवा है, इतने देर तक वेटिंग नहीं किया जाता है। बिहार सरकार की जारी हेल्पलाइन नंबर पर पहले तो मुश्किल से संपर्क हो पाता है। संपर्क हुआ तो नंबर मेडिकल इमरजेंसी का बताया जाता है, जिस पर आने जाने से जुड़ी मदद न कर पाने की बात कही गई। मदद के लिए सरकारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की सलाह सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चल रहे आनंद को दिया जाता है। लेकिन जो गरीब मजदूर अंग्रेजी के नंबर तक ठीक से नहीं समझ पाते, वो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आखिर कैसे पूरी करेंगे। आदर्श सिंह ने पड़ताल आगे बढ़ाई। अब पश्चिम बंगाल के बर्धमान से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लिए निकले 5 मजदूरों का परिवार मिला। इसमें महिलाओं को मिलाकर 2 बुजुर्ग हैं। सभी 7 दिन से पैदल चल रहे हैं। आदर्श सिंह ने इन्हें यूपी सरकार का हेल्पलाइन नंबर दिया, संपर्क करने को कहा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। 1 घंटी जाते ही नंबर कट जा रहा है, यानी साफ तौर पर जितने भी नंबर से फोन आ रहे हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, यानी जो नंबर सेव होंगे वहां पर वही फोन उठेंगे। एक और नंबर है, हम इस पे भी कोशिश करते हैं। एक और नंबर आप मिलाइए, 9454 54 40 05 37। सर क्या मदद मिल सकती है? पहली बात, ये जो जहाँ आप बात कर रहे हैं जी, ये जो लोग पश्चिम बंगाल फंसे हैं उनके लिए है। पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं हम। तो आप तो रास्ते में क्या मदद कर सकते हैं आप? बिहार के औरंगाबाद से साइकिल चलाकर पश्चिम बंगाल जाते 15-16 युवा मजदूर भी एबीपी न्यूज को बताते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार के हेल्पलाइन नंबर काम के नहीं हैं। जो नंबर दिया ना, टोल फ्री नंबर, उसमें कोई नहीं उठाता है, लाइन ही नहीं मिलता है। क्या बोला उधर? फोन रिसीव नहीं कर रहा बोला। हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर या तो जवाब नहीं मिलता है या फिर जवाब देने के बाद भी उनकी मदद नहीं की जाती है। रही बात पोर्टल की, तो मजदूर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो पोर्टल का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर फोन पर जवाब नहीं मिलता और पोर्टल का इस्तेमाल हो नहीं सकता, तो फिर आखिर मजदूर करें तो करें क्या। यही सवाल लेकर आदर्श सिंह झारखंड सरकार के सीनियर IAS और चीफ नोडल ऑफिसर अमरेंद्र प्रताप सिंह से मिलते हैं। तब ये दावा सामने आया। जो हमारा कंट्रोल रूम है, कई हजार लोगों से कैसे संपर्क कर सका और उसी नंबर के बेसिस पे किया जाता है, तो ये एकदम कहना पूर्णतः गलत है। अगर इतने लोगों को सहयोग आखिर कैसे मिला? तो इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि गांव से लौटते मजदूरों के स्वास्थ्य की सघनता से जांच हो, ताकि कोरोना का खतरा गांव में न फैले। गांव लौटते मजदूरों को घर में क्वारंटीन रखने का इंतजाम जवाबदेही के साथ हो। ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकारें ज्यादा ध्यान दें। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी आवाज उठाइए।